हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी वीडियो का 7th एपिसोड करने जा रहे हैं, सॉरी अपनी सीरीज़ का 7th एपिसोड करने जा रहे हैं। और आज हम भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, जब ब्रिटिश शासन था तब, और जब तक हमें आज़ादी मिली तब तक। तो हम देखते हैं अपना संवैधानिक विकास कैसा हुआ है। और जो हमने जो मिड पॉइंट रखा है अपने संवैधानिक विकास का, वो 1857 रखा है, जो क्रांति हुई थी 1857 1857 की जो क्रांति हुई थी। तो उससे पहले भी संवैधानिक विकास हुआ है और उसके बाद भी संवैधानिक विकास हुआ है। तो हम उससे पहले वाला आज देख लेंगे 1857 से, उसके बाद वाला हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो उसमें ब्रिटिश शासन के दौरान हुए भारत में संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। भाग जो चरणों कर लो, चरणों में मीनिंग एक ही, पर सही रहेगा ये। कैसे बांटा सकता है संवैधानिक विकास को? कैसे? जैसे संवैधानिक विकास है और ये ठीक। मिड पॉइंट हमने क्या रखा है? मिड पॉइंट जो है 1857 रखा है, उससे पहले का। तो पहला है प्रथम चरण, यह द्वितीय चरण। ठीक। तो फिर हाँ, तो ये 1857 से पहले का है। तो पहला 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, डेट याद कर लेना। 84 आ गया इसके बाद। एक्ट ठीक। 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये हम प्रथम चरण आज करेंगे। द्वितीय चरण जितना भी 1858 61 जो भी कुछ है आगे जाके, अब 1947 तक हम 35 1909 1935 1919 1935 हम सारा कल की अगली वीडियो में करेंगे। कल आए परसों जो भी जब भी वीडियो आएगी तो उसको हम करेंगे। तो ये इतना आप लिख लो, ये चार जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुए तो हर साल में, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की दृष्टि से, तो वो ये है जो चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है और इनसे ही पेपर ज़्यादातर बनता है। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो है सिलेबस, स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड भाग है हमारे सिलेबस का। तो यहाँ से पेपर प्रीलिम्स में बनता है, तो इसलिए ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी, ये लिखा ही नहीं, फिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, पिट्स। ठीक, एक्ट। तो ये हो गया, इसको मिटा दूंगा। और ये किसके दौरान था? ये किसके टाइम पे था? जब कंपनी थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान हुआ था ये सब। ठीक है, ये ताज के शासन के दौरान सीधे सीधे क्राउन के पास चला गया था शासन। ठीक, ठीक है, फर्स्ट पहला चरण पढ़ते हैं। और ये इजिएस्ट वे है इसको करने का। इससे इजिएस्ट वे तो मुझे नहीं पता, पता तो अगर होता पर मुझे तो इससे इजिएस्ट वे लगता है। ठीक, प्रथम चरण कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन दौरान। ठीक, तो पहला कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग ठीक है एक्ट। तो जो मेन पॉइंट है उसके सबके 3 4 4 जो भी हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, बता भी देता हूँ ओरली। इसमें पहला मेन पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले क्या होता था? पहले गवर्नर होता था खाली, बंगाल गवर्नर अलग, बॉम्बे अलग, ऐसे गवर्नर जनरल होते थे। अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगे, क्यों? केंद्रीकरण की। और हाँ, इस टर्म में आपको क्या दिखाई देगा? केंद्रीकरण दिखाई देगा। केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। ठीक है, इस चरण में केंद्रीकरण पर जोर दिया गया कि जो भी चीजें हैं वो सेंट्रलाइज हो जाए, एक इंसान के हाथ में पावर आए। ठीक, दूसरा पॉइंट, बंगाल एवं बॉम्बे, तो बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई हुआ है, प्रेसिडेंसी को सॉरी मद्रास हो रहा है, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अधीन कर दिया गया है, उसमें सम्मिलित कर दिया गया है, मिला दिया गया है, जो भी कुछ है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसमें एक फैक्ट गलत है, एक मिनट वही सही कर गलती हुई, स्किप ऑफ माइंड। मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी को
मद्रास से क्या हो रहा है? मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी अधीन कर दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल इसे मैं ये लिख दे रहा हूँ, नोट्स में लिख लेना। बंगाल का लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहला बंगाल का गवर्नर, और गवर्नर भी यही था इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नर को गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, तो इसलिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। तीसरा, एक साल बाद ही 1774 में मद्रास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखी गई। इस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखी गई कि जो भी केस वगैरह है वो यहाँ आएंगे, नींव रखी गई, तो हमारी ये चीज़ प्रक्रिया चालू होगी कि हाँ न्यायिक संबंध में जांच प्रक्रिया होगी, न्याय मिलेगा। दिखावे के लिए जो भी कुछ था पर था, इन्होंने स्थापना कर दी कि हाँ अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हम शोषण, ऐसा ना लगे कि हम शोषणकारी हैं, हम ऐसा लगे कि हम यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, हम बस बिजनेस के मकसद से आए थे। तो ये इस चीज़ का प्रावधान लाएंगे कि हाँ लोगों को लगे कि अब शोषणकारी नहीं, हम इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किया गया था, केंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। अब दूसरा लिख लो, ठीक। अब दूसरा है, पहला 1773 था, अब 1784 है, ठीक। और इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। उस टाइम गवर्नर का नाम था ये, ठीक है, इसलिए इसका नाम पिट्स है। और एक ही परिवर्तन किया गया था यहाँ पे, पहले क्या होता था, COD, ठीक है, ठीक, इसे कहते हैं निर्देशक मंडल, इसे कहते थे निदेशक ठीक है, जिसके हाथ में क्या क्या होता था, वाणिज्यिक डिसीजन और राजनीतिक डिसीजन भी लेते थे, क्योंकि कंपनी का शासन था इसलिए दो डिसीजन ले लेते थे। और इन्होंने अब क्या दवाई करी, COD की जगह BOD कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, COD की जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी इसके ऊपर स्थापना करी, ठीक है। स्थापना की, और इन्होंने क्या किया, जो दो शक्ति होती थी, राजनीतिक शक्तियों को COD से BOD को स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया,
ठीक है, समझ में आया? ये इसमें हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में, और कुछ काम नहीं था। क्यों? क्योंकि अब ये दिखाया गया था कि जो कंपनी है उसको हम उसमें हम नहीं आ रहे। ये रहता है। उसमें देखा गया था कि जो कंपनी है जो शक्ति थी पहले वाणिज्य, और अभी कंपनी के पास खाली वाणिज्य शक्ति रहेगी। हमने उनको ऊपर एक बीओडी को बैठा दिया जो राजनीतिक तुम्हारा फैसले लेगा, राजनीति वैसे जो भी कानून व्यवस्था है वो देखेगा, जिससे कि जो शोषणकारी लग रही थी कंपनी उस पर थोड़ा कम दबाव पड़े, और वहाँ के जो वहाँ पे कंपनी ने जो शासन चलाया कुकर्म कर रखे थे, शोषणकारी जो नीति अपना रखी थी, उसको ये लोग दबाना चाहते थे कुछ तरीके से कि हाँ यही तरीका ठीक है, हमने बीओडी को ला दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इनके ऊपर बैठे हैं और जो राजनीतिक चीजें देखेंगे। ठीक है, क्या थर्ड 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, डेट याद रखना कैसे, चलो मैं समझा दूंगा बाद में। यहाँ पे चेंज क्या गया, इस चल गया 1873 वाले में, 1773 वाले में जो रेगुलेटिंग एक्ट उसमें क्या किया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर बना दिया गया था। यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। ठीक, ठीक है, हाँ पूरे भारत के गवर्नर जनरल ने इसको बना दिया गया था। ठीक है, बना दिया था, और इसका नाम लिख लो कि जो पहले पहले हैं उनका पूछ लिया जाता है, और ये सिली मिस्टेक, अगर ये क्वेश्चन गलत करेगा तो ये बेकार बात है कि तुम्हें याद ना रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका नाम जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेड हेस्टिंग, ये याद करने वाले दोनों हैं, इनको याद रखना है। अब क्या होता है, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो बंगाल सॉरी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थी, उनकी क्या की, बंगाल और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी एवं कार्यपालिका की शक्तियां छीन ली गई। ठीक, ये भी याद रखने वाली चीज है। तो इसमें भी 2 पॉइंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है, और ये कब चेंज किया गया, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारतीय गवर्नर कब बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। और बंगाल बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी और कार्यपालिक शक्ति कब छीनी गई, इस एक्ट में। ठीक है, इसके बाद एक एक्ट और बच रहा है, वो इतना खास भी नहीं, फिर भी बताया था, 4 जब बोले हैं तो 4 करवा देता हूँ। सॉरी, चौथा है ना, चौथा 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, इसमें सिविल सेवा के बारे में बात की गई है।
ठीक है। और मैकाले कमेटी बनाई गई थी और सिविल सेवा के बारे में बात की है कि इसमें खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। अब तो ये 2 पॉइंट हैं इसके, तो बता तो दिए, चलो मैं लिख देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट है, याद रखना चाहिए कि तुम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो ये याद रखना चाहिए, सिविल सेवा के संदर्भ में ठीक। और इसके 1 साल के बाद तो याद रखना 1774 में वो फोर्ट विलियम का नींव रखी गई थी कलकत्ता में, और इसकी 1853 का 1854 में क्या किया गया था, सिविल सेवा में सुधारों के लिए मैकाले कमेटी गठन किया गया। ये चेंजेस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे भी थोड़ा बहुत छुट्टी चलते रहते थे हमारे यहाँ पे विद्रोह वगैरह, इसलिए इनको लगा कि हाँ सत्ता जा सकती है और लोग परेशान हो चुके हैं कंपनी से, तो इसलिए उन्होंने चाहा कि हम थोड़ा सा चेंजेस दिखा दें जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये सारा कुछ कंपनी के हाथ में नहीं है, कुछ ब्रिटेन भी चला रहा है इसको, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे चेंजेस लाए हैं। ये खाली दिखावटी चेंजेस थे, अभी भी सारा काम तो उनको जर्नल करते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले CEO जो कुछ भी हेड होते थे उनको उठा के यहाँ लगा दिया गया, वहाँ से जो बुला के लाए गए वहाँ पे यहाँ पे लगा दिए गए, पर थे तो गोरे ही सारे, वो हर हाल में हर चीज़ में भारत का शोषण नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उनको ये टेक्निक उन्होंने अपनाई कि ऐसे नहीं तो ऐसे घुमा दिया जाए, जिससे कि लोगों को लगे कि ठीक है कुछ काम हो रहा है, जिससे कि सारा कुछ कंपनी के हाथ में नहीं है। और कंपनी ने पहले अत्याचार किया तो प्रत्यक्ष रूप से जो शोषण करने वाला कौन है, वो कंपनी है, और कंपनी के अधिकार छीने जाएंगे और अपने ही लोगों को दूसरे लोगों को दे जाएंगे, तो बात तो हो रहेगी, पर दूसरों को लगेगा कि हड्डी की कंपनी नहीं है, तो थोड़ा कुछ चेंज किया सरकार ने, पर चीज़ वहीं आगे सिमट जाती थी कि कंपनी नहीं तो कोई बात नहीं, पर उनके लोग तो हैं, कंपनी भी उनकी थी और लोग भी उनके थे, तो उनके लोगों को वो चीज़ें ट्रांसफर कर दी गई थी। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद थोड़े अच्छे चेंजेस आते हैं और भारी भरकम चेंजेस आते हैं, जिसमें दिखता है कि हाँ अब दबदबा हो रहा है हिंदुस्तान का। तो अगले चरण जो ताज के शासन के अधीन जो चरण, फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने आप पूरा शासन ले लिया था अपने हाथ में, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं रखा था, तो फिर क्या किया था, उसके बाद चेंजेस आना ज़्यादा चालू हुए जब ताज के अधीन शासन आ गया। फिर ताज को धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ सत्ता जा रही है, धीरे धीरे करते करते ऐसे उन्होंने 1935 का 1935 1947 1858 ये सारे उनके वो आते रहते थे, 61 वगैरह, ये जितने भी थे उनके वो चेंजेस, जितने रिफॉर्म संवैधानिक रिफॉर्म्स हैं वो आए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसको याद कर लेना 3-4 डेट हैं, 1773 1774 1833 1853, ठीक है। तो ये 3-4 डेट हैं, और इनमें जो 74 और ये 1854 उसमें 1774 और फोर्ट विलियम वाला, और ये यहाँ पे जो है कि सिविल सेवा के संदर्भ में मैकाले कमेटी का गठन किया गया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और अभी तो टाइम है पेपर में, और इसको करते चलना धीरे धीरे, और बाकी सिलेबस अभी धीरे एकदम से बढ़ेगा, तो फिर इसको अगर आप करोगे नहीं अभी तो बाद में लिखने में और समझने में बहुत टेंशन होगी, परेशानी होगी। और खाली वीडियो के भरोसे मत रहना, इनके नोट्स बनाते रहना जितना मैंने लिखवाया है, और जो मैं बोल भी देता हूँ तो उसके भी जो पॉइंट ठीक लगे अच्छा लगे तो उसका नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।